नमस्ते और इस ज्ञान यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया के एक ऐसे कोने में झांक रहे हैं जो हमारी बनाई हुई हर चीज की नींव है। हाँ, सर्वेइंग। हमारे सामने एक इंजीनियरिंग लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट है और ये काफी डिटेल्ड है, तो आज इसी की गहराइयों में उतरेंगे। तो आज का मिशन क्या है भाई, समझेंगे कि ये सर्वेइंग आखिर है क्या भला, इतनी जरूरी क्यों है और कितने अलग अलग तरीकों से की जाती है, इसके पीछे सिद्धांत क्या है, और हाँ, वो दो शब्द प्लान और मैप, इनमें क्या फर्क है ये भी जानेंगे। कभी सोचा है कि वो ऊंची इमारतें, लंबे पुल या यहां तक कि हमारे अपने घर बिल्कुल सही जगह पर कैसे टिके रहते हैं? पृथ्वी की सतह पर या उसके ऊपर या नीचे किसी भी चीज की सटीक लोकेशन कैसे पता चलती है? जवाब छिपा है सर्वेइंग में। चलिए इसे खोलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। सर्वेइंग आखिर है क्या? हाँ, शब्द थोड़ा भारी जरूर है, पर इसका मतलब काफी सीधा है। देखिए, सर्वेइंग वो कला और विज्ञान है जिससे हम पृथ्वी की सतह पर या उसके ऊपर या नीचे भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता लगाते हैं। पोजीशन मतलब लोकेशन? हाँ, लोकेशन दूसरे पॉइंट्स के रिलेटिव में, मतलब उनके संदर्भ में। अच्छा। और ये पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए हम मेजरमेंट्स लेते हैं, नाप जोख करते हैं, कभी सीधे कभी इनडायरेक्टली। किस चीज की नापजोख? हम नापते हैं दूरियां, दिशाएं और ऊंचाइयां, मतलब डिस्टेंस, डायरेक्शंस और एलिवेशंस। और इसका एक और पहलू भी है जो बहुत जरूरी है। सिर्फ मौजूदा पॉइंट्स का पता लगाना ही नहीं, हाँ। बल्कि पहले से तय की गई दूरियों और एंगल्स, मतलब कोणों के आधार पर नए पॉइंट्स को जमीन पर मार्क करना, उन्हें स्थापित करना, वो भी सर्वेइंग ही है। जैसे कि किसी प्लॉट के कोने मार्क करना। बिल्कुल, या सड़क किधर से जाएगी वो निशान लगाना, ये सब सर्वेइंग का ही काम है। दिलचस्प। स्रोत में इस बात पर काफी जोर है कि सर्वेइंग के लिए पृथ्वी का आकार समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? पृथ्वी तो गोल ही है ना? थोड़ी बहुत। हाँ, गोल तो है, लेकिन पूरी तरह गोल नहीं, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। यहीं पर बात थोड़ी, क्या कहते हैं, टेक्निकल हो जाती है। हमारी पृथ्वी असल में एक ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझें तो जैसे एक संतरा होता है ना, हाँ। ऊपर और नीचे से थोड़ा चपटा और बीच में, मतलब भूमध्य रेखा पर, थोड़ा उभरा हुआ। अच्छा, संतरी जैसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इसका नतीजा ये है कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, मतलब पोल्स के बीच की दूरी, वो भूमध्य रेखा वाले व्यास से करीब 42.95 किलोमीटर कम है। अरे, लगभग 43 किलोमीटर का फर्क? ये तो काफी ज्यादा है। तो इसका सर्वे करने के तरीके पर असर पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। यही फर्क सर्वेइंग के दो मुख्य प्रकारों का आधार बनता है। मतलब हम पृथ्वी की इस गोलाई या कर्वेचर को ध्यान में रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इसी आधार पर सर्वेइंग को बांटा गया है: प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग, जैसा नाम वैसा काम। क्या इसमें हम पृथ्वी को एकदम प्लेन मतलब समतल मान लेते हैं? एकदम सही पकड़ा। प्लेन सर्वेइंग में हम पृथ्वी की गोलाई या वक्रता को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जिस एरिया का सर्वे कर रहे हैं वो पूरी तरह सपाट है, फ्लैट है। अच्छा, लेकिन ये कब तक चलेगा? मतलब कितने बड़े एरिया के लिए ये ठीक है? ये तरीका छोटे क्षेत्रों के लिए ठीक काम करता है। स्रोत बताता है कि लगभग 250 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्रफल वाले इलाकों के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और गलती, एरर तो आता होगा? हाँ, थोड़ी बहुत गलती, एरर तो आती है, क्योंकि असलियत में तो पृथ्वी गोल है। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है या छोटी सड़कें डिजाइन करनी है, उनके लिए ये एरर इतना कम होता है कि चल जाता है, एक्सेप्टेबल है। तो इसका मतलब है कि इसमें सारी रेखाएं सीधी और सारे त्रिभुज भी सपाट माने जाते होंगे? हाँ, यही मान्यता है। मतलब सर्वे के दौरान जो लाइंस बनती हैं, उन्हें प्लेन लाइन यानी सीधी रेखा माना जाता है। जो त्रिभुज बनते हैं, उन्हें प्लेन ट्रायंगल यानी सपाट त्रिभुज। और वो जो लेवल लाइन होती है ना, जो समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को जोड़ती है, हाँ हाँ। उसे भी सीधा माना जाता है। और प्लम लाइन, जो ग्रेविटी की दिशा दिखाती है, जैसे साहुल लटकाते हैं। हाँ, वो तो सीधी नीचे जाती है। हाँ, तो अलग अलग जगह पर इन प्लम लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समानांतर मान लिया जाता है। ये सब प्लेन सर्वेइंग की मान्यताएं हैं। लेकिन असलियत तो ये नहीं है। आपने कहा पृथ्वी संतरे जैसी है, तो असल में ये सब चीजें कैसी होती हैं? बहुत अच्छा सवाल। असलियत इन मान्यताओं से काफी अलग है। वास्तविक वक्रित पृथ्वी पर पहली बात, लेवल लाइनें सीधी नहीं होती। वो पृथ्वी की सतह के घुमाव के साथ साथ कर्व्ड होती हैं।
और वो हमेशा प्लम लाइन के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती हैं। अच्छा, तो लेवल लाइन कर्व्ड होती हैं? जी हाँ। दूसरी बात, प्लम लाइनें समानांतर नहीं होती, क्योंकि वो सब पृथ्वी के केंद्र की ओर इशारा करती हैं, तो वो असल में एक पॉइंट पर मिलती है, कन्वर्ज होती है, समानांतर नहीं रहती। हाँ, ये बात तो है। सब सेंटर की तरफ जाएंगी तो पैरेलल कैसे होंगे? बिल्कुल। और तीसरी बात, इसी तरह पृथ्वी की सतह पर बने असली त्रिभुज भी सपाट नहीं होते, वो गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो प्लेन सर्वेइंग में हम काम को आसान बनाने के लिए इन वास्तविकताओं को जानबूझकर मतलब एक तरह से अनदेखा करते हैं। समझ गया। तो अगर प्लेन सर्वेइंग इन सच्चाइयों को नजरअंदाज करती है, तो फिर ये जो दूसरी वाली है, जियोडेटिक सर्वेइंग, वो जरूर इन्हें ध्यान में रखती होगी। बिल्कुल। जियोडेटिक सर्वेइंग में कोई कोताही नहीं। इसमें पृथ्वी के असली आकार यानी ऑब्लेट स्फेरॉइड और उसकी वक्रता को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाता है। यहाँ सभी रेखाओं को वक्रित मतलब कर्व्ड और त्रिभुजों को गोलाकार मतलब स्फेरिकल ही माना जाता है, जैसा कि वे वास्तव में हैं। तो फिर ये कब इस्तेमाल होती है? जब बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए? हाँ, जब हमें बहुत बड़े क्षेत्रों का सर्वे करना हो, 250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, या जब हमें बहुत ही ज्यादा सटीकता हाई प्रिसिजन की जरूरत हो। जैसे मान लीजिए पूरे देश का नक्शा बनाना है या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कैसे खिसक रही हैं, ये ट्रैक करना है। ऐसे कामों में जियोडेटिक सर्वेइंग ही होती है। इस तरह का बेहद सटीक काम कौन करता होगा? कोई खास डिपार्टमेंट? हाँ, आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर की सरकारी एजेंसियां ये जिम्मेदारी लेती हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में सर्वे ऑफ इंडिया विभाग है, वो पूरे देश में बहुत ही सटीक कंट्रोल पॉइंट स्थापित करते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स? हाँ, ये कंट्रोल पॉइंट एक तरह से पूरे देश के सर्वे नेटवर्क की नींव होते हैं। बहुत हाई एक्यूरेसी वाले रेफरेंस पॉइंट्स। इन्हीं का इस्तेमाल करके बाकी सारे सर्वे किए जाते हैं, चाहे वो प्लेन हो या जियोडेटिक। स्रोतों में प्लेन और जियोडेटिक सर्वे के बीच की त्रुटि के बारे में कुछ दिलचस्प आंकड़े दिए गए हैं। मुझे याद है 195 वर्ग किलोमीटर वाले त्रिभुज के कोणों में सिर्फ 1 सेकंड का फर्क और 12 किलोमीटर की लाइन में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। ये तो बहुत ही कम लगता है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला है। 1 सेकंड कोण का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत ही छोटा अंतर है। और 12 किलोमीटर लंबी लाइन पर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? क्या ये छोटी सी त्रुटि मायने रखती है? मतलब फिर जियोडेटिक करने की जरूरत क्या है अगर फर्क इतना कम है? देखिए, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जो बहुत बड़े क्षेत्रों में फैले नहीं होते, उनके लिए प्लेन सर्वेइंग से मिलने वाली सटीकता काफी होती है। अच्छा। सिद्धांत रूप में एरर भले ही मौजूद हो, पर वो इतना कम होता है कि काम पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसीलिए काम को सरल और तेज रखने के लिए अक्सर प्लेन सर्वेइंग का ही इस्तेमाल होता है। जियोडेटिक सर्वेइंग तभी अपनाई जाती है जब सटीकता सबसे ऊपर हो और एरिया बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो पृथ्वी की गोलाई के आधार पर ये दो मुख्य तरीके हुए, प्लेन और जियोडेटिक। लेकिन स्रोत बताता है कि सर्वेइंग को और भी कई तरीकों से क्लासिफाई मतलब वर्गीकृत किया जा सकता है। वे क्या हैं? हाँ, बिल्कुल। सर्वे को उसके उद्देश्य के आधार पर या काम करने की जगह या फिर कौन से औजार इस्तेमाल हो रहे हैं, इस आधार पर भी बांटा जा सकता है। पहला वर्गीकरण है सर्वे की प्रकृति के आधार पर, मतलब सर्वे कहाँ किया जा रहा है। इसमें मुख्य है भूमि सर्वे, लैंड सर्वे। ये तो नाम से ही साफ है, जमीन से जुड़ा सर्वे। हाँ। इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे सिटी सर्वे, शहरों में सड़कों, पानी की लाइनों, सीवर वगैरह के लिए। फिर एक होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल ये क्या होता है? शुरू होती है, ये कैडेस्ट्रल सर्वे ही बताता है। जमीनी झगड़ों में अक्सर यही सर्वे काम आता है। अच्छा, बाउंड्री तय करने के लिए। हाँ। फिर है टोपोग्राफिकल सर्वे। ये किसी इलाके की प्राकृतिक चीजें, पहाड़, नदी, जंगल और मानव निर्मित चीजें, इमारतें, सड़कें, रेलवे लाइन, इन सब का नक्शा बनाता है। इसमें उनकी ऊंचाई भी शामिल होती है। तो मतलब पूरा 3D जैसा नक्शा? हाँ, एक तरह से। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, जैसे हाईवे या बांध, ये सर्वे जरूरी है ताकि पता चले कि जमीन कैसी है, कहाँ ऊंची है, कहाँ नीची। और लैंड सर्वे के अलावा दूसरा है समुद्री या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये पानी वाले क्षेत्रों से जुड़ा है, नदी, झील, समुद्र। अच्छा, पानी का सर्वे। इसमें क्या करते हैं? इसमें जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते तय करना, बंदरगाह बनाना, समुद्र तल की गहराई नापना, पानी की सप्लाई का मैनेजमेंट, ये सब आता है। समझ गया। ये तो हुई जगह की बात। और किस आधार पे बांटते हैं? दूसरा आधार है सर्वे का उद्देश्य, मतलब
सर्वे किया क्यों जा रहा है, जी। इसके कुछ उदाहरण हैं। इंजीनियरिंग सर्वे, ये सबसे आम है। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, पुल, सड़क, बांध, इमारत शुरू करने से पहले डिजाइन और बनाने के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो इसी सर्वे से मिलती है। हाँ, ये तो हर जगह दिखता है। फिर मिलिट्री सर्वे है, रक्षा के लिहाज से। जी। माइन सर्वे है, खनिजों का पता लगाने के लिए। जियोलॉजिकल सर्वे है, जमीन के अंदर की बनावट समझने के लिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, पुरानी सभ्यताओं के अवशेष खोजने के लिए। कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं। और स्रोत में उपकरणों के आधार पर भी वर्गीकरण का जिक्र था। वो लिस्ट तो काफी लंबी लग रही थी। हाँ, सर्वे में कौन से उपकरण, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके आधार पर भी सर्वे के नाम पड़ जाते हैं। जी। पूरी लिस्ट याद करने के बजाय इनके काम समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो बेहतर रहेगा। देखिए, कुछ बुनियादी तरीके हैं जो सिर्फ दूरियां नापते हैं। सबसे पुराना और सरल है चेन सर्वेइंग, जिसमें चेन या टेप का इस्तेमाल होता है। सिर्फ दूरी, एंगल नहीं? नहीं, इसमें एंगल नहीं नापते। फिर आते वो तरीके जो दूरी और दिशा यानी कोण दोनों नाप सकते हैं, जैसे कंपास सर्वेइंग। इसमें मैग्नेटिक कंपास से दिशा पता चलती है, पर ये बहुत सटीक नहीं होता। अच्छा। ज्यादा सटीक कोण नापने के लिए फ्योडोलाइट नाम का उपकरण इस्तेमाल होता है। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह के कोण बहुत बारीकी से नाप सकता है। फियोडोलाइट, ये नाम सुना है। हाँ, फिर जमीन की ऊंचाई या पॉइंट्स के बीच ऊंचाई का अंतर पता करने के लिए एक खास तरीका और उपकरण है जिसे लेवलिंग कहते हैं। अच्छा, लेवलिंग से हाइट पता चलती है। जी। एक और दिलचस्प तरीका है प्लेन टेबल सर्वेइंग। इसमें फील्ड में ही कागज पर नक्शा साथ साथ बनता जाता है। अरे वाह, मौके पर ही नक्शा तैयार। हाँ, और आजकल तो बहुत आधुनिक तकनीकें भी हैं, जैसे फोटोग्रामेट्री। इसमें हवाई जहाज या ड्रोन से ली गई तस्वीरों का एनालिसिस करके नक्शे बनाए जाते हैं। ये बड़े और दुर्गम इलाकों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ड्रोन तो आजकल बहुत इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। और ईडीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट उपकरण है। ये लेजर या इंफ्रारेड किरणों से पलक झपकते ही दूरियां नाप लेते हैं। और टैक्योमेट्री भी एक तरीका है, जिसमें एक खास किस्म के थियोडोलाइट, जिसे टैक्योमीटर कहते हैं, उससे दूरी और कोण दोनों तेजी से नापे जाते हैं, खासकर ऊबड़-खाबड़ जमीन पर। वाकई काफी सारे तरीके और तकनीकें हैं, लेकिन इतने सारे विकल्पों के बावजूद स्रोत बताता है कि सटीक सर्वे करने के लिए 2 बुनियादी सिद्धांत हैं जिनका पालन करना ही होता है। वो क्या है? हाँ, ये 2 सिद्धांत सर्वे की सटीकता की गारंटी है, कह सकते हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब गलतियों का सीधा न्योता देना है। पहला सिद्धांत है संपूर्ण से अंश की ओर काम करना, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। संपूर्ण से अंश मतलब? इसका मतलब है कि पहले पूरे सर्वे एरिया को कवर करने वाले मुख्य कंट्रोल पॉइंट्स का एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ बनाओ। ये हुआ संपूर्ण। फिर इस सटीक ढांचे के अंदर कम सटीक तरीकों का इस्तेमाल करके बाकी के छोटे छोटे डिटेल्स या पॉइंट्स यानी अंश उनको भरो। ऐसा क्यों? उल्टा क्यों नहीं कर सकते? मतलब छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर पूरा क्यों नहीं बना सकते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप अंश से संपूर्ण की ओर काम करेंगे तो क्या होगा? हर छोटे हिस्से को नापने में जो छोटी छोटी गलतियां होंगी वो जुड़ती चली जाएंगी और पूरे प्रोजेक्ट के अंत तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत बड़ी बन सकती हैं। एरर अक्यूमुलेट हो जाता है। अच्छा, गलतियां जमा होती जाती हैं। हाँ, लेकिन संपूर्ण से अंश की ओर काम करने से क्या होता है? सबसे पहले बाहरी ढांचा ही बहुत सटीक बना लिया जाता है। फिर अगर अंदर के छोटे हिस्सों में कोई मामूली गलती होती भी है तो वो उसी छोटे हिस्से तक सीमित रहती है। वो पूरे प्रोजेक्ट की ओवरऑल सटीकता को खराब नहीं करती। गलती लोकलाइज हो जाती है। समझ गया। पहले मजबूत बाहरी ढांचा, फिर अंदर की डिटेलिंग। ये तो सेंस बनता है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत है 2 संदर्भ बिंदुओं से माप द्वारा एक बिंदु का स्थान निर्धारण। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट बाय मेजरमेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। ये कहता है कि किसी भी नए पॉइंट की लोकेशन जमीन पर पता करने के लिए या उसे मार्क करने के लिए हमेशा कम से कम 2 पहले से पता नोन रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट लेना जरूरी है। सिर्फ एक से काम क्यों नहीं चलता? सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि पॉइंट सी पॉइंट ए से 10 मीटर दूर है, तो सी कहाँ होगा? कहीं भी हो सकता है। ए के चारों ओर 10 मीटर के घेरे में। बिल्कुल, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूं कि वही पॉइंट सी पॉइंट बी से 8 मीटर दूर है और ए और बी की पोजीशन हमें पहले से पता है,
तो अब सी की केवल एक ही संभावित जगह होगी। हाँ, जहां वो 10 मीटर और 8 मीटर वाले घेरे कटेंगे। एकदम सही। तो दो रेफरेंस पॉइंट एक यूनिक लोकेशन पक्की करते हैं और साथ ही हमें अपनी नाप जोख चेक करने का मौका भी देते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर अलग अलग तरीके बने हैं, जैसे आप दो ज्ञात पॉइंट से नए पॉइंट तक की दो दूरियां नाप सकते हैं, चेन सर्वे में ऐसा करते हैं, या फिर एक ज्ञात पॉइंट से दूरी और एक ज्ञात लाइन से एंगल नाप सकते हैं, ट्रैवर्सिंग में ऐसा होता है, या फिर दो ज्ञात पॉइंट से नए पॉइंट की तरफ देखने वाले दो एंगल नाप सकते हैं, ट्रायंगुलेशन इसी पर आधारित है। ये सिद्धांत वाकई सर्वे की सटीकता की रीढ़ लगते हैं। चलिए अब आखिरी मुद्दे पर आते हैं, प्लान और मैप। ये शब्द तो हम रोज सुनते हैं, पर स्रोत कहता है इनमें तकनीकी अंतर है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत आम कन्फ्यूजन है। लोग अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। देखिए, तकनीकी तौर पर प्लान और मैप दोनों ही पृथ्वी की सतह की विशेषताओं का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नक्शे जैसा कुछ। हाँ, ड्राइंग जैसा। हाँ, ड्राइंग, जिसे किसी स्केल पर एक फ्लैट सतह जैसे कागज पर बनाया जाता है। तो फिर फर्क क्या है? इनमें मुख्य अंतर स्केल का है। प्लान ये किसी छोटे एरिया को दिखाता है, लेकिन बड़े स्केल पर। बड़े स्केल का मतलब? बड़ा स्केल मतलब नक्शे पर 1 सेंटीमीटर असल जमीन की छोटी दूरी को दिखाता है, जैसे 1 मीटर या 10 मीटर। इससे बहुत ज्यादा डिटेल दिखाना संभव होता है, जैसे एक घर का नक्शा, उसका फ्लोर प्लान या किसी बिल्डिंग की साइट का प्लान। अच्छा, जिसमें ज्यादा डिटेल हो वो प्लान। हाँ, और मैप ये किसी बहुत बड़े एरिया को दिखाता है, लेकिन छोटे स्केल पर। छोटा स्केल? छोटा स्केल मतलब नक्शे पर 1 सेंटीमीटर असल जमीन की बहुत बड़ी दूरी को दिखाता है, जैसे 1 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। इसमें डिटेल्स कम होते हैं, लेकिन ये एक बड़े ज्योग्राफिकल इलाके को कवर करता है, जैसे एक शहर, राज्य या पूरा देश। अच्छा, तो घर का प्लान होता है और देश का मैप। ये स्केल वाली बात इसे बिल्कुल साफ कर देती है। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात पृथ्वी की वक्रता से जुड़ती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और कागज सपाट। हाँ। इसलिए जब हम किसी बड़े एरिया को मैप पर दिखाते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ डिस्टॉर्शन मतलब विकृति आ ही जाती है। आप एक संतरे के छिलके को बिना मोड़े या फाड़े पूरी तरह से चपटा नहीं कर सकते, है ना? हाँ, ये तो है। बस वैसे मैप बनाने के लिए अलग अलग गणितीय तरीके, जिन्हें प्रोजेक्शन कहते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जो इस डिस्टॉर्शन को किसी तरह कम करने या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्लेन में ये समस्या नहीं होती, क्योंकि एरिया छोटा होता है। स्रोत में ये भी लिखा था कि मैप में ऊंचाई भी दिखाई जा सकती है। प्लान में तो शायद सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है। हाँ, ये मैप की एक खासियत है, खासकर टोपोग्राफिकल मैप्स की। उनमें अक्सर कॉन्टूर रेखाएं बनी होती हैं। कंटूर रेखाएं? जी, कॉन्टूर लाइंस ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो जमीन पर समान ऊंचाई वाले सभी पॉइंट्स को जोड़ती हैं। इन रेखाओं के पैटर्न को देखकर हमें अंदाजा लग जाता है कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ ढलान है और कहाँ समतल जमीन है। तो मैप हमें हॉरिजॉन्टल दूरियों के साथ साथ ऊंचाई का भी आभास देता है, मतलब जमीन का 3D आकार दिखाता है एक तरह से। अच्छा। प्लान ज्यादातर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस मतलब लंबाई चौड़ाई पर ही फोकस करते हैं। तो कुल मिलाकर सर्वेइंग सिर्फ फीता लेकर जमीन नापना नहीं है, ये तो 3D स्पेस में चीजों की सटीक जगह पता करने, पृथ्वी के असली आकार को समझने, सही तरीका और उपकरण चुनने और फिर उस जानकारी को सही ढंग से कागज पर उतारने का पूरा विज्ञान और कला है। निश्चित रूप से। और ये जो बुनियादी सिद्धांत और तकनीकें हमने डिस्कस की, ये छोटे से घर बनाने से लेकर विशाल बांध बनाने, देशों की सीमाएं तय करने और यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों के नक्शे बनाने तक में काम आती हैं। ये बहुत फंडामेंटल है। आज की इस चर्चा के बाद शायद हमारे श्रोता अगली बार जब कोई नक्शा देखेंगे या कहीं किसी फ्लाईओवर या बिल्डिंग को बनते देखेंगे, तो एक पल के लिए सोचेंगे कि पर्दे के पीछे कितना कुछ होता है, कितनी मेहनत और तकनीक लगती है ये पक्का करने में कि सब कुछ अपनी सही जगह पर, सही आकार में और सही ऊंचाई पर बने। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती हूँ। अगर हम जानते हैं कि सपाट कागज पर गोल पृथ्वी का नक्शा बनाने में हमेशा विकृति आती है, डिस्टॉर्शन होता है, तो अलग अलग तरह के मैप प्रोजेक्शंस जो दुनिया को थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, क्या वे दुनिया के बारे में हमारी समझ को भी अनजाने में प्रभावित करते हैं? मतलब जैसे देशों का आकार कैसा दिखता है मैप पर, उनके बीच की दूरी कैसी लगती है, या कौन सा देश कितना महत्वपूर्ण लगता है।
क्या ये सब उस मैप पर निर्भर करता है जिसे हम देख रहे हैं? क्या हमारा देखा हुआ नक्शा हमारी सोच को आकार देता है? ये सोचने लायक बात है। वाकई एक गहरा विचार। इसी के साथ सर्वेइंग की दुनिया की ये ज्ञान यात्रा यहीं समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।